जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के बारे में सीखेंगे। क्रिया क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्या है क्रिया? क्रिया वे शब्द जो यह बताते हैं कि कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, किया गया है या किया जाएगा, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया से हमें यह भी पता चलता है कि कार्य किसके द्वारा किया गया और उसका प्रभाव किस पर पड़ा, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे लिखना, पढ़ना, टहलना, चलना, ये सब आपका क्या है? क्रिया। तो जैसे में लिखना, पढ़ना, रोना, चलना इत्यादि, ये सब आपका क्रिया है। अब क्रिया के भेद हैं, यानी क्रिया के प्रकार। क्रिया को मुख्य रूप से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, और दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद है। फर्स्ट क्या है आपका? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो चलिए क्रिया के भेद लिखते हैं। और दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। फर्स्ट है आपका सकर्मक क्रिया। दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। और संरचना के आधार पर आपका 5 है। क्रिया के भेद 5 है। कौन कौन? सामान्य क्रिया फर्स्ट है आपका। दूसरा है आपका नाम धातु क्रिया।
प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है आपका पूर्वकालिक क्रिया, और पांचवा आपका संयुक्त क्रिया। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सॉरी, आपका है एक कर्मक क्रिया, और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। इससे तो पता चल गया कि क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के दो भेद है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। आपका कर्म के आधार पर दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और संरचना के आधार पर आपका 5 है। क्रिया के भेद 5 है संरचना के आधार पर। फर्स्ट है आपका सामान्य क्रिया, सेकंड है नाम धातु क्रिया, थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया, फोर्थ है आपका पूर्वकालिक क्रिया, और 5 है आपका संयुक्त क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो इससे आप लोग को पता चल गया होगा कि क्रिया के टोटल कितने भेद हैं। यहाँ पे भी वही बात बताया गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अभी हम पहले बताए हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका क्या, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है आपका आकर्मक क्रिया। क्या है फर्स्ट में आपका आकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिन कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। ये केवल कर्ता तक ही सीमित रहती है, उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज उग गया, मोहन हंस रहा है, पत्ता गिर गया और लड़का सो गया। हम कैसे जानेंगे कि आकर्मक क्रिया कौन सा है और सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो इसके विषय में सीखेंगे। सकर्मक क्रिया, जैसे कि एक हम वाक्य लेते हैं यानी सेंटेंस लेते हैं,
सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आकर्मक क्रिया को हम उदाहरण एक लेते हैं, सूरज उग गया। सूरज उग गया। तो यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है कि केवल कर्ता तक ही सीमित रहती है, बल्कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कर्ता तक ही सीमित होती है। यानी यहाँ पे क्या है आपका? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया। तो क्या बोला कि कर्ता पर ही कर्ता तक ही सीमित रहती है, बल्कि कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपका यहाँ पे सूरज उग गया, यानी कौन उगा है? कर्ता यहाँ सूरज उग गया, यानी इसका आकर्मक क्रिया सूरज उग गया। आकर्मक क्रिया क्या कैसे पता चलेगा? सूरज से। अब आएंगे सकर्मक क्रिया। इसमें क्या बताया जाएगा? इस मुख्य क्रिया पर आश्रित रहता है। पत्ता गिर गया, यानी ये कर्ता है। पत्ता क्या है? कर्ता। मोहन हंस रहा है, कौन हंस रहा है? मोहन। मोहन क्या है? कर्ता। कर्म यहाँ नहीं है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आकर्मक क्रिया है। लड़का सो रहा है, कौन सो रहा है? लड़का। इससे भी पता चल रहा है कि मोहन लड़का क्या है? कर्ता। तो आकर्मक क्रिया समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है और जिनका प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पतंग उड़ाई, मोहन ने भोजन खाया, शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। यानी इसका हम वाक्य बनाएंगे। राम ने पतंग उड़ाई। राम क्या उड़ाई? यानी मुख्य क्रिया में क्या बताया जा रहा है? क्या उड़ाई? इसमें कर्म की आवश्यकता होती है और अन्य जिनका प्रभाव अन्य पर पड़ता है, किसी अन्य पर पड़ रहा है। यानी राम ने पतंग उड़ाई, तो किस पर प्रभाव पड़ रही है? पतंग पर। उसी प्रकार से है
मोहन ने भोजन खाया। मोहन क्या खाया? भोजन खाया। और शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। शिक्षक ने किसे पढ़ाया? शिक्षक ने किसे पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। तो हम ऐसे जानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया भी समझ में आ गया होगा और सकर्मक क्रिया भी समझ में आ गया। आकर्मक में क्या होता था? वो कर्ता पर प्रभाव पड़ता था, लेकिन सकर्मक में किसी अन्य पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के भेद कुछ देर पहले भी बताए हैं कि सकर्मक क्रिया के भेद दो है। एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अब हम इनके परिभाषा के विषय में जानेंगे। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे उदाहरण, मोहन ने भोजन खाया। यहाँ पे एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने लड़के को पुस्तक दी। यहाँ पे कितने हैं कर्म? दो हैं। एक है राम, नहीं सॉरी, यहाँ दो कर्म है। यहाँ लड़का एक है और दूसरा पुस्तक है। दोनों क्या है? कर्म है। अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका क्या है? सामान्य क्रिया। जो क्रियाएं अपने साधारण रूप में प्रयुक्त होती है उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं अपने साधारण रूप में प्रयुक्त होती है उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पतंग उड़ाई, चित्रकार ने चित्र बनाया। ये एक क्या है? साधारण क्रिया है, यानी साधारण वाक्य है। दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया। जब दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को दर्शाती है। जब दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को दर्शाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे गायक घटना पर शांत रहा। गायक घटना पर शांत रहा, यानी दो कार्य हो रहा है। यानी गायक घटना पर दो कार्य हो रहा है। शांत रहा यानी वहां पे एक ही कार्य, दो क्रियाएं मिलकर एक कार्य हो रहा है। मोहन ने किताब
पढ़ ली। मोहन ने किताब पढ़ ली। अब है नाम धातु क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। किसी क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। किसी क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे दोनों औरतें देर तक बातचीत करती रही। दोनों औरतें देर तक बातचीत करती रही। फर्स्ट है आपका। दूसरा है चोर झुठलाने का प्रयास करता रहा। चोर झुठलाने का प्रयास करता रहा। इसमें नाम धातु कैसे जानेंगे? जैसे झुठलाने से ही समझ में आता है कि ये नाम धातु क्रिया है। ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। दोनों औरतें देर तक बातचीत, यानी बातचीत को मतलब बतियाना। क्या है? बतियाना। तो ये क्या है आपका? नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? स्वयं न करके किसी और से करवाया जाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। स्वयं न करके किसी और से करवाया जाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी अपने से ना करके दूसरे से करवाने की क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन नौकर से खाना बनवाता है। सीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। तो क्या है? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। फाइव है आपका पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले होती है, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले होती है उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़कर लिखने लगा। लड़का पढ़कर लिखने लगा। दूसरा है आपका मजदूर खाना खाकर सो गया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आपका ये पूर्वकालिक क्रिया है। इस क्रिया का निष्कर्ष क्या निकला, ये जानिए। क्रिया वाक्य का मुख्य घटक होती है। यह न केवल कार्य का बोध कराती है बल्कि यह भी बताती है कि कार्य कौन कर रहा है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है और कार्य कैसे हो रहा है। तो क्रिया का यह निष्कर्ष निकलती है। तो क्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने क्रिया को विस्तार से समझे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।